जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पर देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की डिटेल्ड क्लास। तो यहाँ पे हम डिटेल्ड क्लास में वो चीज़ें देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो चैनल के प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए सामूहिक डिटेल्ड क्लास भी चल रही है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इसके अलावा 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके भी हम बता रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है और दूसरी प्लेलिस्ट है 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जिसका नाम है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। ये टीजीटी और पीजीटी का यूनिट 2 है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विद्वानों ने, हिंदी साहित्य में बहुत सारे विद्वान हुए थे, इतिहासकार हुए थे, आलोचक भी हुए थे, जिन्होंने प्रारंभिक काल को अलग अलग नामों से वर्गीकरण किया है, अलग अलग नामों से पुकारा है। तो जब उन्होंने वर्गीकरण किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो उन्होंने क्या क्या नाम दिया था? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था और मिश्र बंधुओं ने कहा था आरंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक नहीं, आरंभिक काल कहा था। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजोपन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदि काल कहा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल या संधि काल कहा। तो ये चीजें दोस्तों, इतने नामों से, इतने आचार्यों ने इन नामों से आदिकाल का वर्गीकरण किया। अब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। किस प्रकार विभक्त किया है? गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925 का समय है। दूसरा है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, जिसे प्रथम उत्थान कहा है, संवत 1925 से 1950। फिर है कि गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, संवत 1950 से 1975। और अंत में है गद्य साहित्य की वर्तमान गति, जिसे तृतीय उत्थान कहा है, संवत 1975 से अब तक। तो ये क्या है? हिंदी के गद्य साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस प्रकार विभक्त किया है। फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो संवत 1050 से माना है। कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 भागों में बांटा हुआ है और 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण कुछ इस प्रकार किया है। प्रथम आदिकाल कहा है, वीर गाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत 1375 तक। पूर्व मध्यकाल कहा है दूसरे काल को, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। फिर है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहते हैं, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और अंत में अंतिम काल को कहा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा है, संवत 1900 से लेकर के 1984 तक। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल वर्गीकरण और ये ही सर्वमान्य वर्गीकरण है। सबसे ज्यादा जो आचार्यों ने सहमति जताई है वो इसी काल पर जताई है। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड, मतलब सन 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा
कृष्ण काव्य में विभाजित किया है। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, ठीक है, संधि काल में विभाजित किया, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित किया था। अतः इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछता है तो कब से मानते हैं? 693। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछता है तो 1050 विक्रम संवत से। फिर है कि अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास है। 1684 ईस्वी इसका समय है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा पहली कृति भरतेश्वर बाहुबली रास है। और किसने? मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। फिर है कि इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की है। किसकी? भरतेश्वर बाहुबली रास की। शालिभद्र सूरि ने 5 पांडव चरित रास की भी रचना की है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय, खुमान रासो दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया है कि दलपति विजय ही खुमान रासो के कवि हैं। फिर है ढोला मारूरा दूहा, इसके कवि हैं कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना या गाया जाता था। औहट, औहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। औहट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकारों में अदहमाण, जिन्हें अब्दुल रहमान भी कहते हैं, इनकी रचना है संदेश रासक या संदेश रासक। फिर है दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनका ग्रंथ है। फिर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है। उसके बाद है विद्यापति, जिनकी रचना है कीर्ति लता आदि। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम क्या है? सरहपाद या सरहपा। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपाद का समय क्या है? 7वीं शताब्दी। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोज, वज्र, पद्म तथा पद्मव्रज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक हैं तथा 84 सिद्धों में एक है। सिद्ध कितने थे? 84 सिद्ध थे। सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? सरहपाद। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। किस नाम से? दोहा कोश नाम से राहुल सांकृत्यायन ने किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, पर सर्वमान्य क्या है? सरहपा। अगर नाम लेकर पूछता है तो हम यहाँ पे
गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को मान सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में यह मत व्यक्त किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। ये कथन कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्राकृताभास हिंदी किसे कहते हैं, या फिर पुरानी हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से क्या कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से अपभ्रंश को क्या माना है, पुरानी हिंदी माना है या प्राकृताभास हिंदी। फिर है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखित कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। फिर है पउमचर्यु। पउमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। पउमचर्यु की बात हो रही है। रचनाकार हैं स्वयंभू। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में व्यक्त किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार है। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग आदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। अब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, इस ग्रंथ के अनुसार। फिर है कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें
कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियां हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती है। ठीक है, वीर रस की रचनाओं में डिंगल और कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता है तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता है, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियां चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की ही वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रजभाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। तो आदिकाल की भाषा ब्रज, आधुनिक काल की भाषा खड़ी बोली और मध्यकाल की भाषा अवधि। तो दोस्तों आगे के टॉपिक आगे की वीडियो में लेकर आते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।